बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप 1। आज का हमारा टॉपिक फैमिली कोर्ट एक्ट से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेदर सीपीसी, कानून शहादत आर्डर एंड अदर स्पेशल लॉज आर एप्लीकेबल इन फैमिली कोर्ट्स एक्ट आर नॉट। बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने फैमिली कोर्ट का ब्रीफली प्रोसीजर ट्रायल का डिस्कस किया। पार्ट 2 में हमने ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट डिस्कस की। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेदर सीपीसी एंड कानून शहादत आर्डर एंड अदर लॉज अप्लाई टू द फैमिली कोर्ट आर नॉट। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो रेलेवेंट प्रोविजन डील करती है सेक्शन 17 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। अच्छा, आगे चलने से पहले एक बात यहाँ पे हम डिस्कस करते चलें कि फैमिली कोर्ट बेसिकली इज़ अ ट्रिब्यूनल एंड मे अडॉप्ट एनी प्रोसीजर टू रीच द जस्ट कंक्लूजन ऑफ द केस। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एम्बार्गो है कि जो प्रोसीजर्स एक्ट में प्रोवाइडेड है फैमिली कोर्ट हैज़ टू फॉलो द सेम, और जिस बाबत साइलेंट होगा उसकी बाबत जो है फैमिली कोर्ट बीइंग अ ट्रिब्यूनल वट एवर द प्रोसीजर जो होगा फॉर जस्ट कंक्लूजन अडॉप्ट कर सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि वेदर सीपीसी, क्यूएसओ एंड अदर स्पेशल लॉज आर एप्लीकेबल आर नॉट। सेक्शन 17 वेरी मच क्लियर। आंसर इज नो। कानून शहादत आर्डर जो है बिल्कुल एस फैमिली कोर्ट में अप्लाई नहीं करता। स्पेसिफिक एम्बार्गो सेक्शन 17 के तहत लगा ली गई, एक्सप्रेस बार है। सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी भी अप्लाई नहीं करती एक्सेप्ट सेक्शन 10 एंड 11, यानी सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के अलावा सीपीसी भी अप्लाई नहीं करती। सेक्शन 10 ये होता है कि जब कोई मैटर रेस्ट सब जुडिस, यानी एक मैटर चल रहा हो तो दूसरा दावा का दायर हो जाना। सेक्शन 11 जो होती है कि जब किसी मैटर से रिलेटेड कोई मैटर डिसाइड हो चुका हो प्रॉपर एडजुडिकेशन के बाद, तो दूसरा दावा जो होता है बार्ड होता है। जस्ट ये 2 प्रोविजंस जो हैं अप्लाई होती हैं। रिमेनिंग सीपीसी और कानून शहादत आर्डर अप्लाई नहीं होता। इसी तरह जो ओथ्स एक्ट है 1873 का, उसकी सेक्शन 8 to 11 अप्लाई होती है क्योंकि स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी ना तो कानून शहादत आर्डर अप्लाई होता है, ना ही सीपीसी और ना ही ओथ्स एक्ट की रिमेनिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। अब बाज़ औक़ात जो स्टूडेंट्स लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, या रिमेनिंग जो भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इससे अटैच होता है, उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो फैमिली कोर्ट में रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है, समनिंग ऑफ डिफेंडेंट है, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ लिस्ट ऑफ विटनेसेस का टेंडर करना जो है, ये तमाम प्रोसीजर जो है सीपीसी का अप्लाई होता है। आंसर इज़ नो। क्यों? आपके माइंड में आएगा जी क्यों। जब हम बात अब करते हैं समनिंग की, तो बिल्कुल आर्डर 5 सीपीसी का अप्लाई नहीं होता, बल्कि सेक्शन 8 जो फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964 का, उसमें प्रॉपर वाज़िया तौर पे तमाम तरीक़ाकार जो है डिफेंडेंट्स की समनिंग का बता दिया गया है कि डिफेंडेंट्स की समनिंग किस तरह होगी। थ्रू नज़ारत ब्रांच, प्रोसेस सर्विंग एजेंसी, फिक्सेशन होगी, रजिस्टर्ड पोस्ट एडी होगा, एनी कोरियर सर्विस और पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। और तमाम बता दिया गया है कि प्लेंट किस तरह फाइल होगी, प्लेंट के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसी तरह जो बात है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की, तो सेक्शन 11 में, सेक्शन 15 में और सेक्शन 17B में एविडेंस रिकॉर्ड करने का तमाम प्रोसीजर बता दिया गया है। अब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की बाबत हम सेपरेटली इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और जो बात आती है जी कि इशू फ्रेमिंग के वक्त वो भी सीपीसी से हम ड्राइव नहीं करते, बल्कि बड़ा क्लियरली बता दिया गया है फैमिली कोर्ट एक्ट में। इशूज़ अगर कोई विटनेस को समन करवाना चाहता है बज़रिया कोर्ट, तो इश्यूज़ फ्रेमिंग के विदिन 3 days उसने अदालत को इन्फॉर्म करना है। इसलिए ये बात बड़ी क्लियर होगी कि जो प्रोसीजर जो जस्ट अडॉप्ट होना है सीपीसी का एप्लीकेबल होना है सेक्शन 10 और सेक्शन 11। रिमेनिंग सीपीसी इज़ नॉट एप्लीकेबल। आई होप बड़ा ये शॉर्ट सा टॉपिक था। आपके तमाम क्वेरीज, तमाम क्वेश्चंस के आंसर आ चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपके माइंड में किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई आंसर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।